नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज खबरदार एक बार फिर आपके लिए ग्राउंड से लेकर आए हैं ताकि खबरों से और आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहे खबरदार का, जुड़े रहे खबरदार के साथ। लेकिन चलिए सबसे पहले हम जो हमारी परंपरा है, यानी जो खबरों को हम खबरदार के लेंस से देखते हैं वो देख लेते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले बात हम ट्विटर की ही करेंगे, क्योंकि ट्विटर ने जिस तरह की चीज आज हिंदुस्तान में की है वो एक पूरे संपूर्ण विश्लेषण की मांग करता है। आज 1 घंटे के उस ट्विटर लॉक का हम विश्लेषण करेंगे जो ट्विटर ने भारत के संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट पर लगाया और फिर हटा दिया। ट्विटर ने इसकी वजह यह बताई कि रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियल कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया। हालांकि 1 घंटे बाद ट्विटर ने चेतावनी देते हुए अकाउंट का ताला खोल दिया। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच पहले से ही आईटी नियमों को लेकर विवाद चल रहा है। ट्विटर और सरकार के बीच एक्शन और रिएक्शन वाला यह टकराव विश्लेषण की मांग करता है। इसके अलावा दिल्ली की सियासत को भी आज विवाद की ऑक्सीजन मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। जाहिर है ये रिपोर्ट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गई है। दिल्ली की पॉलिटिक्स का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन वाली ऑडिट रिपोर्ट के मायने क्या हैं। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत की नई नौसैनिक धमक आपको दिखाएंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद थे। आईएनएस विक्रांत का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। कुछ महीनों में इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। अगले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। अगले ही साल आईएनएस विक्रांत को नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल करने का प्लान है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत का बढ़ना शुभ समाचार है। इस पर हमारी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और चीन ने आज भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बत के नींगची तक अपनी बुलेट ट्रेन सेवा शुरू कर दी। बड़ा कदम है। इसने भारत की कूटनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि चीन भारतीय सीमा के करीबी इलाकों तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर रहा है ताकि भारत से टकराव होने पर उसे फायदा हो, जल्दी उसके ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो। चीन की तिब्बत वाली बुलेट ट्रेन का कूटनीतिक चेकअप आज हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेकअप जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्विटर का। क्या ट्विटर ने ये मन बना लिया है कि वो अब भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसने भारत में रहते हुए भारत के ही आईटी मंत्री के अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक करने की हिमाकत कर दी। आखिर ऐसा ट्विटर ने क्यों किया? आखिर ऐसा किसकी शह पर चल रहा है? आखिर अमेरिकी नियमों का हवाला कब तक भारत की धरती पर ट्विटर देता रहेगा? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। बताइए, भारतीय कानूनों को मानने में आनाकानी करने वाले ट्विटर की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने भारत के ही आईटी और कानून मंत्री का ब्लू टिक वाला फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट लॉक कर दिया और हवाला भी दिया तो अमेरिकी कानूनों का। ये तो हद ही हो गई। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी पड़ेगी कि ट्विटर भारत के कानून से ऊपर नहीं है। अगर आपको भारत में अपना कारोबार चलाना है तो आपको यहां के कायदे कानून मानने होंगे, उसके अधीन रह के कार्य करना होगा। ट्विटर ने ये हिमाकत आज सुबह की और 1 घंटे बाद ही आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल अनलॉक कर दिया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही इस बहुत ही अजीब घटना के बारे में ट्वीट किया और 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। एक में ट्विटर द्वारा अकाउंट लॉक करने की सूचना है और दूसरे में अनलॉक करने की जानकारी। भारत के आईटी मंत्री का अकाउंट लॉक करने की वजह ट्विटर ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट को बताया और रविशंकर प्रसाद को इसके उल्लंघन का दोषी माना। अमेरिका में यह कानून वर्ष 1998 में बना था, जिसका नाम है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इस कानून का मकसद किसी डिजिटल कंटेंट को चोरी होने से बचाना है और चोरी करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना है। इस कानून के तहत सभी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और कंटेंट आते हैं।
हालांकि ट्विटर ने यह नहीं बताया कि भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद पर किस डिजिटल कंटेंट को कॉपी करने का आरोप है। ये कंटेंट भारतीय था या अमेरिकी, लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि वो भारत में अमेरिकी कानून से ही चलेगा। एक तरफ आप कहते हैं आप यूजर की प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं करना सकते, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरी तरफ इस टाइप के जब एक्ट आते हैं जो अभी हमने रिसेंट देखा, आप कैसे आप किसी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं कॉपीराइट के साथ में। और जब मैं संगीन जुर्म की बात कर रही हूँ मेरे देश को लेकर, तो तब आप अपने नॉर्म्स, अपने टूल्स को चेंज नहीं करना चाहते, आप कोई मैकेनिज्म नहीं बैठाना चाहते अपने सिस्टम में। तो ये जो है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिखती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी आप तो आईटी मंत्री हैं, अपने मंत्रालय पे भी कभी कभी ध्यान दे दीजिए। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या आने वाली है आईटी में, किस तरह देश को वापस आईटी हब बनाया जाए, उसके बारे में भी कभी कभी ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दीजिए। आप हमेशा ट्विटर में ही उलझे रहते हैं। करीब 1 घंटे बाद ही ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को चेतावनी देकर उनका अकाउंट दोबारा से अनलॉक कर दिया। लेकिन उससे पहले ही रविशंकर प्रसाद ने देसी मैसेजिंग ऐप कू पर ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कानून मंत्री ने लिखा, ट्विटर की कार्रवाई आईटी एक्ट 2021 के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक करने से पहले कोई सूचना दी नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्विटर की मनमानी और एक तरफा हरकतों को लेकर मैंने जो बयान दिए, खास तौर पर मेरे इंटरव्यू की क्लिप्स को टीवी चैनलों के साथ शेयर करने और उसके जोरदार असर से उन्हें तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के इस कदम से संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के हिमायती नहीं है, जिसका वो दावा करते हैं। वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि रखते हैं। साथ में रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को एक बार फिर चेतावनी दी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन्हें नए आईटी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस हरकत के बाद भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तो ट्विटर ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो भारत के नहीं अमेरिका के कानून मानता है। रविशंकर प्रसाद कई दिनों से यही तो कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने ये साफ कर दिया है कि ट्विटर की मनमानी अब देश में नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद का ये भी मानना है कि क्योंकि सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही है कि हिंदुस्तानी जितने भी लॉज हैं उन सभी का पालन ट्विटर को करना पड़ेगा, यही कारण है कि ट्विटर अब रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने पर उतर आया है। भारत के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से पंगा लेकर ट्विटर ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्विटर ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसी ही हरकत की वजह से नाइजीरिया में उसे बैन कर दिया गया है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ये सुनकर सामान्य लग सकता है, लेकिन क्या एक विदेशी कंपनी भारत की पूरी सरकार से लड़ने की हिम्मत सिर्फ ऐसी ही बातों पर कर सकती है कि ऐसा लग रहा हो जैसे कि उस कंपनी का अहम इतना बड़ा है कि भारतीय कानून छोटे पड़ जा रहे हैं। एक्शन होना चाहिए और तगड़ा एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम के आगे से ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने, और अब रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को जिस तरीके से 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया, कानून क्या कहता है हम आपको ये समझाते हैं। क्या कार्रवाई की जा सकती है ट्विटर पर, यह समझना जरूरी है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से बताया है कि आईटी एक्ट का भारत में उल्लंघन है। आईटी एक्ट 2021 के नियम 4 के उप नियम 8 का उल्लंघन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर किसी यूजर के अकाउंट को बंद या सस्पेंड करते हैं तो उन्हें यूजर को इसके बारे में पहले से नोटिस देना चाहिए। नोटिस में इस बात को क्लियर करना होगा कि किस आधार पर यूजर का अकाउंट बंद या लॉक किया जा रहा है। नोटिस में बताना होगा कि यूजर ने ऐसा कौन सा कंटेंट शेयर किया है जिसकी वजह से उन पर यह एक्शन लिया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंट पर एक्शन लेने से पहले यूजर को अपना पक्ष रखने के लिए एक निश्चित समय देना होगा। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उनके अकाउंट को लॉक करने से पहले ट्विटर ने किसी नियम का पालन नहीं किया। इसी तरह ट्विटर भारत के आईटी कानून के उल्लंघन का दोषी है। हालांकि ट्विटर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इस बात का फैसला भी देश के आईटी मंत्री होने के नाते रविशंकर प्रसाद को ही करना है। पर क्या ये सिर्फ इस समय हो रहा है? देश के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ यह घटना हुई है या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है? तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपना एक अनुभव साझा किया। शशि थरूर ने बताया कि जब वो देश के आईटी मंत्री हुआ करते थे तब क्या हुआ था।
उन्होंने ट्विटर पर ही बताया कि जैसी घटना आज रविशंकर प्रसाद के साथ हुई है वैसी ही घटना उनके साथ भी हुई थी जब वो आईटी मंत्री थे। तब एक गाने के वीडियो को ट्विटर ने आपत्तिजनक करार देते हुए शशि थरूर के अकाउंट पर कार्रवाई की थी। यानी ट्विटर की मनमानी नीतियां कांग्रेस के शासनकाल से ही चल रही आ रही हैं। हालांकि इस बार जो है वो किसी गाने या फिल्म के वीडियो की बात नहीं हो रही है, रविशंकर प्रसाद के अपने इंटरव्यू के हिस्से को लेकर बात हो रही है, जो कि कानून मंत्री की तरफ से खुद बताया गया है। लेकिन अब हम जरा बात दिल्ली की करते हैं और दिल्ली में ऑक्सीजन किस तरीके से सियासत को मिल गई है उसे लेकर करते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर से सामना हुआ देश का और दिल्ली वासी एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब क्या वाकई जरूरत से ज्यादा मांग की गई थी? केंद्र सरकार ने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट की एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 10 से 15 मई के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में 4 गुना से भी ज्यादा जरूरत बताई। इस दौरान दिल्ली सरकार को असल में करीब 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड केंद्र सरकार से की गई। दिल्ली सरकार की जरूरत से ज्यादा मांग का असर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर पड़ गया था। अब ये रिपोर्ट जैसे ही लीक हुई, बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने के ताने मारने शुरू किए, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस ऑडिट रिपोर्ट को ही झूठ करार दिया है। इसीलिए आज हम ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे लेकर जो राजनीति चल रही है वो आपको दिखाते हैं। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन, और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये क्या है, कितनी सच्चाई, क्योंकि सबको ध्यान है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि अलग अलग जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे, अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो देखिए, तब 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए देश में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के ऑडिट के लिए 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क में देश के 10 मशहूर डॉक्टरों के अलावा 2 सरकारी अधिकारी शामिल थे। इसी दौरान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए एक अलग से एक ऑडिट कमेटी बना दी थी। 5 सदस्यों की ऑडिट कमेटी थी। इसमें एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल थे। कोर्ट ने देश भर के लिए टास्क फोर्स और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया था, जिसके बाद टास्क फोर्स ने दिल्ली के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी। इस अंतरिम रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ 22 जून को ही शेयर किया था, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की आपत्तियों के साथ इस अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अंतरिम रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है वो हलफनामा अपने आप में
पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता है। आज हम इस ऑडिट रिपोर्ट को जरा डिकोड करते हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दी जा रही है। जिस बात का सियासत ने मजाक बना दिया, वो मजाक की बात नहीं है। सवाल तो यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में लोग ऑक्सीजन बेड के इंतजार में दम तोड़ रहे थे, तब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। सवाल तो यह है कि दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन के लिए सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा रहे थे, क्या वो कमी मनगढ़ंत थी? सवाल तो यह भी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो चिंताएं जताई जा रही थीं, क्या वो चिंताएं गैर जरूरी थीं? ये सवाल उस सियासत से उठे हैं जो ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर हो रही है। अरे भैया, आप इस संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत बनिए। लेकिन उन्होंने वही काम किया और अब एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें जो हुई हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप किया है। ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट को लेके और वैक्सीन की मिसमैनेजमेंट को लेके केंद्र सरकार की काफी निंदा हुई है, और सिर्फ देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है इनकी जो है काफी इसके अंदर जो है निंदा हुई है। अभी खींच है, अब इसको किसी तरीके से किसी के ऊपर डाल दिया जाए ताकि ये कहा जाए नहीं भाई केंद्र सरकार बहुत अच्छी थी, अरविंद केजरीवाल की वजह से जो है पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया था। ये नहीं है, वो ये मान नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल इतने सारे लोगों को के साथ टाई अप करके एक कमी क्रिएट कर सकते। कमी थी। दिल्ली की ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट फर्जी है या सच्ची है, इस नतीजे पर पहुंचने से पहले ऑडिट रिपोर्ट के बारे में समझना जरूरी है। और जो समझने वाली बातें हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जो ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट फाइल की गई है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट में दायर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हलफनामे का हिस्सा है। ये अंतरिम रिपोर्ट पेट्रोलियम और ऑक्सीजन सुरक्षा संगठन ने तैयार की है। यानी इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी नहीं, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को लेकर सियासी बयानबाजी के बजाय तथ्यों को परखना जरूरी है। और इस रिपोर्ट को लेकर जो तथ्य केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बताए हैं वो ये हैं कि निजी अस्पतालों ने उन मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन की मांग रख दी थी जिनको उस समय ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ये साबित हुआ है कि कई निजी अस्पताल ऑक्सीजन डिमांड के दौरान किलोलीटर और मीट्रिक टन के बीच अंतर नहीं कर पाए। रिपोर्ट में शामिल डेटा में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक की जानकारी को शेयर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन डिमांड का ये डेटा 10 से 15 मई के दौरान कोरोना संक्रमण के हालात पर आधारित है, जबकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का पीक 24 अप्रैल से 2 मई तक का था। और इस भयंकर समय का रिपोर्ट में कोई डेटा नहीं है। इन तथ्यों का सीधा सा मतलब यह है कि ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में अभी कई कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना बाकी है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही फर्जी है, जैसा कि दिल्ली सरकार का आरोप है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। एक बात साफ हो चुकी है, वो ये कि ये रिपोर्ट गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई ऑडिट उप समिति के 5 में से 2 सदस्य भी कह रहे हैं, जिसका जिक्र रिपोर्ट में है। दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भूपेंद्र भल्ला ने रिपोर्ट में नोट लिखा है कि अप्रैल के आखिरी में बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत 625 मीट्रिक टन थी और मई के पहले हफ्ते में ये 700 मीट्रिक टन थी।
जबकि समिति के दूसरे सदस्य मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने लिखा है कि 214 अस्पतालों की ऑक्सीजन की खपत के आधार पर पाया गया कि दिल्ली में 490 मीट्रिक टन रोजाना की खपत थी, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग और गैर कोरोना जरूरत वाली ऑक्सीजन की डिमांड का डेटा शामिल नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर दो बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि रिपोर्ट के आधार पर सियासत तो की जा सकती है, लेकिन असलियत में इस रिपोर्ट के आधार पर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच की एक खींचतान सियासी जरूर है, लेकिन दस्तावेज सियासी नहीं। ये ना तो किसी पार्टी ना किसी सरकार का घोषणा पत्र है, ना श्वेत पत्र है, ना आरोप पत्र है। ये विशुद्ध रूप से एक कानूनी पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टास्क फोर्स ने ये दस्तावेज तैयार किया है, जो सरकार की भूमिका सिर्फ उस हर कार्य की है जो नेशनल टास्क फोर्स से वो दस्तावेज लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने आई है। उस दस्तावेज में क्या है, वो सारी चीज़ों का खुलासा तो हो गया, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, उस पर सरकारों के दावे क्या हैं और प्रतिदावे क्या हैं, इसका खुलासा तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी तभी सामने आएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो कुल मिलाकर जिस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर इतनी सियासत हो गई वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 4 महीने का समय उसे अभी और है, अवधि है जिसमें उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भारतीय नौसेना का भविष्य वाला चेहरा आपको दिखाएंगे और ले चलेंगे INS विक्रांत के भीतर किस तरह की वहां पर तैयारियां चल रही हैं उसे समुद्री टेस्ट में लॉन्च करने के लिए। रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार और अब हम आपको कोच्चि के शिपयार्ड ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसके साथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। बहुत अहम है ये तस्वीरें, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भविष्य की शक्ति सामने रख रही है। बहुत जल्द ऐसा होगा कि INS विक्रांत के जो समुद्री ट्रायल्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। जो 75वीं साल है हिंदुस्तान की आजादी का, उस पर कितना अहम ये होगा। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो सकता है। भारत के लिए कोरोना के समय में समुद्री ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज की ये पॉजिटिव खबर देखना जरूरी है। दुश्मन में सिहरन का नाम है भारतीय नौसेना। समंदर पर पैनी नजर हो या फिर 7,516 किलोमीटर लंबे तट की रक्षा, भारतीय नौसेना लहरों पर राज करती है। और अब इसके तरकश में समंदर का सिकंदर जुड़ने वाला है। नौसेना इसे INS विक्रांत पुकारती है। विक्रांत नाम संस्कृत के शब्द विक्रांता से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। जिस युद्धपोत के डेक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की नई धमक है। इसमें स्वदेशी का दम है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया जा रहा यह युद्धपोत बेजोड़ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर और ब्रह्मास्त्र कहकर पुकारा है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा और दुनिया के दूसरे देशों को हम देंगे। INS विक्रांत का निर्माण आखिरी चरण में है। नौसेना का लक्ष्य इसे अगले साल कमीशन करने का है, यानी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना के तरकश में अब एक और अजेय योद्धा शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय नौसेना दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो जाए। और मैं कह सकता हूं कि हमारी नेवी भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज तो हम दुनिया की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 नेवल फोर्सेस में आकर खड़े होंगे। मेड इन इंडिया के तहत बन रहे INS विक्रांत की ताकत को समझेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा।
आईएनएस विक्रांत एक विशालकाय जहाज है जहां पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है तो 2 टेक ऑफ के लिए रनवे भी यहां पर मौजूद है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहीं इसी डेक एरिया से इस तरफ से 2 विमान टेक ऑफ कर सकते हैं। आपात स्थिति में यह हिंदुस्तान की शक्ति को कितना बढ़ाएगा वो समझिए। विमान वाहक युद्धपोत का वजन लगभग 40,000 मीट्रिक टन है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 860 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 302 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। इसमें ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। फाइटर प्लेन की उड़ान के लिए 37,500 टन का रैंप है। इस पर मिग-29 और हल्के लड़ाकू विमान तैनात होंगे। माना जा रहा है कि इसमें 30 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात होंगे। इसके अलावा 10 कामोव या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। युद्धपोत में 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं। नेवी ने पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया है। युद्धपोत 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीर कर आगे बढ़ सकता है। ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है, यानी हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में ये पूरी तरह सक्षम है। चाइना की गतिविधियां इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती जा रही हैं, उसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है कंप्लीट इंडियन ओशन रीजन को फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का को सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन करे। आईएनएस विक्रांत नौसेना को ऐसे वक्त में मिलेगा जब भारत और चीन पिछले 4 दशकों से सबसे गंभीर सीमा विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। इसलिए भारत के लिए एक्स्ट्रा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर होना एक पावर प्रोजेक्शन का बहुत बड़ा सिंबल होता है और ये बताता है कि आपकी नेवी कितनी सक्षम है, कितनी प्रोफेशनल है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री लाइज विद द नेवी। जितनी नेवी स्ट्रांग होगी उतना ही कंट्री स्ट्रांग होगा, उतनी ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, उतना ही पीस और सिक्योरिटी को वो गारंटी कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आईएनएस विक्रांत के बेड़े में शामिल होने के बाद बड़ा अंतर आएगा। भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे। उम्मीद है कि आईएनएस विक्रांत 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसकी क्षमता, पहुंच और दूसरी खूबियों से रक्षा तंत्र को और मजबूती मिलेगी और समुद्र क्षेत्र में भारत का हित सुरक्षित रहेगा। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत अगले साल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसके साथ ही भारतीय नौसेना 41 से ज्यादा जंगी जहाज तैयार कर रही है। कोशिश यही है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन भारत के खिलाफ किसी तरह की हिमाकत न कर सके। जीतनेगी आज तक। तिब्बत अपनी आज़ादी चाहता है लेकिन चीन किस तरीके से उस पर अतिक्रमण करता है ये पूरी दुनिया जानती है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बहाने किस तरीके से चीन हिंदुस्तान की घेराबंदी करना चाहता है ये भी समझिए। तिब्बत की जो राजधानी है लासा, वहां से लेकर निंगची जो कि अरुणाचल सीमा से लगा हुआ इलाका है, वहां तक चीन ने एक स्पेशल बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है, देखिए। चीन ने तिब्बत में बुलेट ट्रेन चलाई है या फिर भारत को आंख दिखाने का एक रेल रूट तैयार किया है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 435 किलोमीटर दूर चलकर ये बुलेट ट्रेन तिब्बत के निंगची स्टेशन तक पहुंचती है। तिब्बत का ये निंगची सेक्शन भारत में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह 1 जुलाई को है और उससे ठीक पहले 435 किलोमीटर से लंबे रेल रूट पर बुलेट ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। यह तिब्बत में चीन का पहला बिजली से चलने वाला रेल प्रोजेक्ट है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन के रास्ते में 9 स्टेशन बनाए गए हैं। यात्री सवारियां ढोने के साथ साथ ये बुलेट ट्रेन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के भी काम करेगी।
इस बुलेट ट्रेन को चलाने में चीन की रणनीतिक और सामरिक चालाकियां छिपी हैं। चीन अपने प्रोपेगेंडा के तहत अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है और 3400 किलोमीटर से अधिक के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पड़ने वाले इस क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चुनौती खड़ी करता है। नवंबर 2020 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ल्हासा निंगची रेल प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का आदेश जारी किया था, तब उन्होंने साफ कहा था कि ये रेल लाइन बॉर्डर पर स्थिरता के लिए। चीन जरूर इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को अपनी रेल तकनीकी क्षमता का नमूना कहेगा, लेकिन चीन के मन में इसको लेकर कैसे रणनीतिक किले खड़े हो गए हैं, ये चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपे एक इंटरव्यू में साफ झलकता है। चीन के शिंगहुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च विभाग के निदेशक कियान फेंग ने कहा था कि भारत चीन सीमा पर कोई संकट खड़ा होता है तो ये रेल लाइन चीन को रणनीतिक सामानों की डिलीवरी में मदद पहुंचाएगी। ल्हासा निंगची बुलेट ट्रेन से सालाना 1 करोड़ टन सामान पहुंचाया जा सकता है। ल्हासा निंगची बुलेट ट्रेन सेवा तिब्बत में चीन की दूसरी रेल लाइन है। इससे पहले किंगघाई तिब्बत रेल चीन चला चुका है। आज तक ब्यूरो। दरअसल चीन की लालची निगाहें जो है वो अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा आकर टिक जाती हैं, इसीलिए हम इस पूरी जो ये खबर है उसकी पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं। उसे देखकर आपको समझ में आएगा कि अगर इस लाइन का निर्माण किया गया है, अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास वहां पर किया जा रहा है उस क्षेत्र में, तो उसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं। निंगची में कभी आसानी से पहुंच संभव नहीं थी, लेकिन आज वहां चीन की बुलेट ट्रेन पहुंच गई। तिब्बत में चीन की ये दूसरी रेल सेवा है। देखा जाए तो चीन ने तिब्बत में अपनी हर एक रेल सेवा का प्रोजेक्ट रणनीतिक नजरिए से ही शुरू किया है। अरुणाचल बॉर्डर पर यांग निंगची रेल सेवा है, जबकि चुम्बी वैली वहां भारत की रणनीतिक बढ़त रही है। वहां पर सिगस्ते यादोंग रेलवे सेवा शुरू हुई है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पर चीन सिगस्ते गिरोंग रेल सेवा शुरू करने वाला है। चीन ने अरुणाचल की सीमा तक बुलेट ट्रेन पहुंचा दी, जबकि भारतीय सेना को कोलकाता के अपने पूर्वी कमान से अरुणाचल प्रदेश पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं। निंगची में चीनी रेल भारत के लिए इसीलिए भी सामरिक संकट है क्योंकि निंगची में चीन का पुराना सैनिक अड्डा है। चीन की 52वीं और 53वीं माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर निंगची में है। कोरोना के समय में लोगों को एक से बढ़कर एक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए लोगों की वित्तीय संकट थोड़ी सी कम हो जाए, इसके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के समय में जो इलाज में जो रकम खर्च हुई है, ये फैसला उस रकम को लेकर है। इलाज के लिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति से मिली आर्थिक मदद पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा कोविड से हुई मौतों के मामले में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के घर वालों को जो आर्थिक मदद दी, उसे भी 2019-20 और 20-21 में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इनकम टैक्स कंसेशन भी उनको मिले। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के कोविड-19 के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च किया है तो उस एम्प्लॉय को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये 2019-20 से लेकर 2020-21 यहाँ पे भी इसको लागू रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मदद की है कोविड के इलाज के लिए, तो उसमें भी जिसका इलाज हुआ है वो भी इसका फायदा उठा सकता है, उसको भी इस पर कोई टैक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।